को स्टार्ट करते हैं। ये अभी हमारा जैसे कि टूल खुल गया। अब जैसे ही टूल खुलेगा आपने सबसे पहले ये करना है, ये फाइल्स में आके और क्लोज ऑल कर देना है, ताकि पहले से जो एप्लीकेशन या कुछ भी जो आप बनाया है वो सब क्लोज हो जाए पहले। अब हमने क्या करना है, जब हमने कोई एंटिटी बनानी है, टेबल बनानी है, देखें इस पर क्लिक करा, ये शो कर रहा है न्यू टेबल। ये हमने अब हम अभी सपोज कर लें, जैसे मेरा इरादा ये है कि हम जो है एक छोटा सा सॉफ्टवेयर को भी बना लेते हैं, जैसे कि इन्वेंट्री का। इन्वेंट्री में अच्छा फ्लो क्या होता है, जो मेरे जहन में है, मेरे जहन में क्या फ्लो है, जो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है कि एक सिंपल, जैसे कि एक मेरी कोई भी शॉप है, छोटी मोटी चीज़ की दुकान है या कोई सिंपल ऐसी आइटम की दुकान है, बेकरी टाइप की है, तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले वो परचेजिंग होती है। जैसे कि मैंने कोई आइटम परचेज़ कर लिया, अब परचेज़ करूँगा मैं किसी न किसी सप्लायर से, तो मुझे यहाँ पर लाजमी तौर पे सप्लायर का मास्टर चाहिए होगा कि सप्लायर कौन कौन है जिनसे मैं ले रहा हूँ। अच्छा, अब सप्लायर हो गया, उसके बाद आइटम चाहिए होंगे, आइटम का मास्टर चाहिए होगा, मैं क्या परचेज़ कर रहा हूँ। अच्छा, ये दो चीज़ें हो गई। तीसरा, परचेजिंग की जो ट्रांजैक्शन होगी उसको रिकॉर्ड करने के लिए कि मैंने इस कोई भी परचेज़ करी चीज़ किस सप्लायर से ली और किस डेट को ली, क्या क्वांटिटी थी उसकी, क्या रेट था उसका, क्या अमाउंट थी उसकी, ये सारी चीज़ें स्टोर करनी पड़ेंगी मुझे। तो परचेजिंग का मास्टर डिटेल फॉर्म बन जाएगा, एक तो उसके दो टेबल हो जाएंगे। तो दो टेबल हो गए किसके, एक सप्लायर का, एक आइटम का, और एक परचेज मास्टर का, यानी कि परचेज हेडर हो गया और एक परचेज डिटेल हो गया। चार टेबल तो हमारे ये हो गए परचेजिंग के लिहाज से आइटम। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे आइटम का मैंने आपको मास्टर का बताया, आइटम मास्टर के रेट जो, अच्छा एक होगा आइटम मास्टर के रेट का टेबल, क्योंकि आइटम तो एक दफ़ा ओपन कर दिया आपने, जैसे कि अभी मैंने कहा भाई मिसाल के तौर पे सेफ गार्ड जो है ना वो एक साबुन है, सोप है, वो आज उसके रेट जो है ना वो 200 हैं, तो कल को 400 भी हो सकते हैं, 300 भी हो सकते हैं, 250 भी हो सकते हैं। तो फिर मुझे बिल्कुल जी, तो कभी वो आवरली होती है, कभी मंदी, जिस तो मुझे पता उसका पूरा बैकअप रखना पड़ेगा हिस्ट्री के, ताकि मैं बता सकूँ कि मेरे पास 6 महीने पहले इस चीज़ के इतने रेट थे, अब इतने रेट हैं, और 4 महीने बाद कितने होंगे वो हम उस तरह डिफ़ाइन कर देंगे पे। तो एक आइटम के रेट का मास्टर हो जाएगा। अच्छा, अब ये तो परचेजिंग के लिहाज से हो गई। अब जब मैं कोई चीज़ अपनी सेल करने आऊँगा, शॉप पे कोई बंदा बैठा है वो सेल कर रहा है, तो उसमें सेल का मास्टर और सेल का हेडर और सेल का डिटेल हो गया, ये जनरल एक। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, अब इसमें एक सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अब ये तो हमारा सिंपल फ्लो हो गया कि कोई भी चीज़ मैंने सप्लायर से परचेज़ करी, अब सेल करने जा रहा हूँ मैं। अब मैंने परचेज़ करी थी सप्लायर से, मैं बेचूंगा कस्टमर को, तो कस्टमर भी दो टाइप के होते हैं। एक नॉर्मली कस्टमर होते हैं जिनको हम वॉकिंग कस्टमर कहते हैं, जो आते हैं और चीज़ कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज़ लेके चले जाते हैं। और एक वो, जैसे कि मिसाल के तौर पर हम ये चाहते हैं कि हमारे कस्टमर जो परमिटेड लेना चाहते हैं ताकि हम उनको कोई स्पेशल डिस्काउंट ऑफर करें कि हमारे वो रेगुलर के कस्टमर हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, कस्टमर का मास्टर बना सकते हैं, ताकि हम डिफ़ाइन कर दें भाई ये एक शाहजेब नाम से कस्टमर हैं, ये एक ज़ुबैर नाम से कस्टमर हैं, हम उनका कोई कोड बनाते हैं, उनका NIC नंबर डाल दें, हाँ भाई ये परमिट सेव होगा वहाँ पर। अब जब भी आएंगे तो ये अपना NIC नंबर बताएंगे हम उनके लिहाज से, फिर ताकि हमें पता लग जाए कि इस कस्टमर ने इतनी शॉपिंग करी है, इतनी चीज़ परचेज़ करी है हमसे, इस कस्टमर को हमने इतनी चीज़ सेल करी है। तो हम दोनों टाइप के हमारे पास ऑप्शन होंगे। अच्छा, ये सिंपल हमने कहा, जो भी जनरल बात करी है परचेज़ मास्टर की करी, परचेज़ की करी और सेल की करी है। अब देखें इसमें दो रुख और हैं। मिसाल के तौर पे हमने कोई चीज़ परचेज़ करी किसी से, किसी भी सप्लायर से, उसमें कोई ना कोई चीज़ ख़राब भी निकल सकती है, तो हमें रिटर्न भी करनी पड़ सकती है सप्लायर को। जी 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 नहीं 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 नहीं, ये तो आप समझ लें कि हमने अभी ओरेकल एपेक्स का हमारा कोर्स तकरीबन एंड हो गया। अब हम उस पर एक अपना उसकी प्रैक्टिस करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। ये समझ लें कि उसमें कुछ नहीं होता,
उसमें सब यानी कि जिस तरह हम नॉर्मली एप्लीकेशन बनाते हैं सब बनाना पड़ता है हमें फिर। हम्म। जी बिल्कुल, ये भी कर सकते हैं हमारे पास, वो ऑप्शन भी है, ऐसा ही है। लेकिन मैं चाहता कि इस टूल का थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे दूँ, इस टूल का बिल्कुल वो वैसा भी कर सकते हैं। इसमें कोई हम डायरेक्ट इवन सलीम भाई हम डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं कि मैं एक मिनट बताता हूँ आपको। जी जी बिल्कुल। लेकिन वो जो ऑरिकल एपेक्स के जो जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं ना, वो समझ लें कि उसमें एक तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं, उसको हमें कॉपी करके बनाने में थोड़ी मुश्किल होती है। हम कर तो सकते हैं, वो उसमें कोई मसला है। जी बिल्कुल, उसमें थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है। अब जैसे कि मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि हम इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चाह रहा था कि ये एक बड़ा प्रोफेशनल टूल है, ये हम जो क्या नाम है जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा टूल है, प्रोफेशनल टूल है और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये टूल। जी जी बिल्कुल। मैं खुद बहुत ज़्यादा डिटेल में तो करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत तो अच्छा खासा, बल्कि अच्छा खासा आपको भी आइडिया है, तो बस मैं जस्ट सिर्फ एक आइडिया देने के लिए समझ लें कि इसमें वर्किंग कर रहा हूँ बस। हम बना लेते हैं जैसे कि जी क्योंकि सलीम भाई कोर्स तक एंड हो चुका है, मैं सिर्फ जैसे ही चाह रहा हूँ कि एक सिर्फ हैंड्स ऑन जाएगा आपको कि हमने एक एप्लीकेशन जो बना ली है, इसमें फिर आसानी ये रहती है कि प्रैक्टिस करने में थोड़ी ना आसानी हो जाती है, वरना एक खुद से स्ट्रक्चर के बारे में भी सोचना, फिर उसमें हमने क्योंकि ऑरिकल एपेक्स में हमने जो जो अभी तक काम करा है, अब मैं चाह रहा हूँ उसको प्रैक्टिकल तरीके से एक ज़रा जो है ना वो हो जाएगा ना, तो वो समझने में आसानी हो जाती है। अभी तक हमने क्या करा था, इसका अपना बिल्ट इन डेटाबेस का स्कीमा यूज़ करा था। जी बिल्कुल। जी मैं ये कह रहा था, जी मैं ये कह रहा था हम डायरेक्ट यहाँ पे क्रिएट टेबल करके भी बना सकते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इस टूल के ज़रिए सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक सेव होएगी, मुझे क्रिएट टेबल करना नहीं पड़ेगा, मैं ये कह रहा हूँ आपको। अब जैसे कि मैं एक मिसाल है, मैं सप्लायर का मास्टर बनाता हूँ। ये मैंने टेबल का नाम रख दिया, मैं कॉलम का नाम ले लेता हूँ, सप्लायर कोड ले लिया मैंने, ऑटो जनरेट हो गए। टेन डिजिट कर देता हूँ उसको। सप्लायर नेम हो गया। जी ये सप्लायर कोड भी नहीं लिया ना, ये वो आईडी ऑटो जनरेट किस। जी जी ये आईडी है ना, ये इसी वजह से इवन इसको हम इसको ऑटो जनरेट पे रखेंगे। अच्छा अच्छा, ये भी कर सकते हैं हम। ये हम इस पे भी कर सकते हैं सलीम भाई, मैं इसमें भी प्राइमरी की लगा था कोड पे भी।
जी जी, ये तो है। बिल्कुल, हम एक ले लेते हैं कॉलम सप्लायर आईडी, इसको मैंने टॉप पे कर दिया, नंबर कर दिया, इसको भी लेंथ दे देता हूँ मैं मैक्स 10। अच्छा, ये हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट करे तो कोई भी यूज़र तो वो गिर जाए कि किसने इंसर्ट करा है। तो मैं कर देता हूँ रिकॉर्ड इंसर्ट बाय किसने करा। और अगला रिकॉर्ड इंसर्ट डेट, कब हुआ। फिर अगर कोई रिकॉर्ड अपडेट होता है, रिकॉर्ड अपडेट बाय कि वो रिकॉर्ड कब अपडेट हुआ। और किसने अपडेट करा। अब मैं आता हूँ इस पर प्राइमरी की लगाना। अच्छा, प्राइमरी की क्योंकि किसी भी टेबल में एक ही होती है, तो मैं क्या करता हूँ सप्लायर आईडी को, जैसे कि आपने कहा था, हमने इसको प्राइमरी की बना दी है। अच्छा, अब मैं यूनिक कंस्टेंट पे आता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सप्लायर कोड भी यूनिक हो, सप्लायर नेम भी यूनिक हो। दूसरी चीज़ मैंने इसको भी यूनिक रख दिया, इसको भी, और मैंडेटरी भी हो, लाजमी। जी जी जी, नहीं असल में जी जी बिल्कुल, जी जी, नहीं ये सलीम भाई सिर्फ इस वजह से लगाया हुआ है कि यूनिकनेस क्रिएट करने के लिए। बिल्कुल आईडी तो यूनिक हो गई, लेकिन जैसे कि मिसाल के तौर पे आप दो सेम सप्लायर के नाम से रिकॉर्ड नहीं हो सके, क्योंकि फिर पहचानने में मुश्किल होगी। मिसाल के तौर पे दो सेम सप्लायर आ गए, ज़ुबैर और ज़ुबैर, तो मैं चाह रहा हूँ कि उसमें जब भी कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट करे तो वो कोई ना कोई डिफरेंट इंसर्ट करे रिकॉर्ड, ताकि कल को रिकॉर्ड मैच ही नहीं हो, तो पता नहीं लग पाएगा कि किस सप्लायर ने क्या जो ना किससे क्या लिया, क्योंकि नेम भी तो सेम। जी जी बिल्कुल, क्योंकि सेम भी तो हो सकते हैं ना नाम, तो यूज़र से गलती से भी अगर यूज़र को नहीं पता है सिस्टम का, लेकिन जो भी प्रोग्रामर होता है उसके सोच के बनाना पड़ता है कि सिस्टम में आगे जाके क्या क्या मसले आ सकते हैं। अगर उसने सेम नाम इंसर्ट कर दिया, आईडी तो देखें बहुत कम बंदे याद रखते हैं, यूज़र को तो आईडी याद भी नहीं थी, यूज़र को तो नाम से मतलब होता है। तो इस वजह से जो है ना, क्या नाम है वो नेम पे भी मैंने यूनिक लगाया और कोड पे भी यूनिक लगा दिया। ये मेरा एक टेबल बन गया। अभी बस मैं इस हद तक काम करूँगा सलीम भाई के, बस जो मैं अभी रिटर्न की बात करी थी ना, रिटर्न तक नहीं जाऊँगा, वो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। आपको बस थोड़ा बहुत आइडिया देना है, उसके लिए इतना बहुत है, क्योंकि अगर मैं रिटर्न तक लेके जाऊँगा तो वो डेटाबेस का स्कीमा बनने में ही 3-4 दिन लग जाएंगे। अच्छा, ये सप्लायर का मास्टर हो गया। अब इसी को करते हैं कॉपी और फिर यहाँ पे कर देते हैं
पेस्ट। अच्छा, अब जो अगली चीज़ करनी है, सबसे पहले इसका नाम चेंज कर देते हैं। आइटम मास्टर कर देते हैं। प्राइमरी की हटा दें। इसमें से यूनिक की भी हटा दें। अब हमने क्या काम करना है, इसके कॉलम के नेम टेबल के लिहाज से करने। तो मैं कॉलम पे आ जाता हूँ। सप्लायर आईडी ली थी मैंने, इसको आइटम आईडी कर दें। जी जी, नहीं, स्कीमा तो हम डायरेक्ट वहाँ पे उसमें SQL प्लस पे कनेक्ट करके पहले अभी स्कीमा बनाएंगे। इसको बनाने के बाद उसके बाद फिर ये स्क्रिप्ट चला देंगे टेबल की। जी बिल्कुल, यहाँ से इंपोर्ट कर देंगे वहाँ पर। अच्छा, ये हो गया हमारा आइटम कोड हो गया। इसी तरीके से आइटम नेम हो गया। इस पे प्राइमरी की बात कर लेते हैं हम। तो ये प्राइमरी की लग गई। यूनिक की बात कर लेते हैं। ये हमारा आइटम का टेबल हो गया। इसको कॉपी करते हैं। अब हमने आइटम रेट का टेबल बनाना है, जहाँ पे हमने रेट डिफाइन करना है। सबसे पहले तो हम इसकी, जब भी हम किसी को अगर हम कॉपी पेस्ट करके काम कर रहे हैं तो हम सबसे पहले कंस्ट्रेंट हटाएंगे, ताकि फिर वो कंस्ट्रेंट कहीं और इम्पैक्ट लेकर नहीं आए। अब ये आइटम रेट का मास्टर हो गया। आइटम रेट के मास्टर में क्या चीज़ मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखें आइटम रेट के मास्टर का ताल्लुक होगा एक्चुअली आइटम से। जब तक कोई आइटम नहीं खुलेगा तो उसके रेट भी डिफाइन नहीं हो सकते। तो यहाँ पर जो सिर्फ ज़रूरत है वो आइटम आईडी की ज़रूरत है बस। और उसके बाद हम यहाँ पे दे देंगे रेट। बिल्कुल जी, नंबर कर दिया मैंने। ठीक है सलीम भाई, आइटम आईडी और आइटम रेट। अब यहाँ पे क्या होगा, अच्छा एक चीज़ और, जो चीज़ें
एक कॉलम है जो कि मेरे लिए ज़रूरी था लेना। ये क्यों? ये इस वजह से कि मिसाल के तौर पे आज रेट ना सलीम भाई 200 हैं, एक सोप है उसके रेट 200 हैं। अब मैंने खोल दिया, अब जब मैं सेल करने आ रहा हूँ तो वही 200 रेट आ रहे हैं। अब 4 महीने बाद ना रेट चेंज हो गए, 250 हो गए। तो अब मुझे ये बताना पड़ेगा ना कि अब कौन से रेट सेल के वक्त आने चाहिए। तो मैं डेट डिफ़ाइन कर दूंगा। तो फिर डेट डिफ़ाइन करने के बाद मैं क्या करूँगा, जब भी वहाँ पर सेल करने के लिए रेट दिखाऊंगा तो मैक्स डेट का रेट दिखा दूंगा। तो इस वजह से ये कॉलम लिया है। अब सवाल ये यहाँ पे प्राइमरी की क्या आएगी? यहाँ पे कोई भी प्राइमरी की नहीं होगी इस टेबल में। आइटम आइड नहीं क्या नाम है जी, वहाँ पर है, यहाँ पर नहीं हो सकती, यहाँ पे नहीं होगी। हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, यहाँ पे हम इसको लगाएंगे फॉरेन की। इसको लिंक करना है हमने आइटम मास्टर से, और कौन से टेबल से? आइटम आईडी से। मैंडेटरी बिल्कुल रखना है इसको। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, वरना नहीं करने देगा वो। ये मैंने इसको इंटरलिंक कर दिया दो टेबलों का आपस में। अच्छा, अब मसला ये है सलीम भाई कि जब किसी भी टेबल पे हम कोई भी प्राइमरी की नहीं लगाते तो वहाँ पे मसला ये आता है, अच्छा यहाँ पे हमने प्राइमरी की क्या लगाया, ये सोचना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम प्राइमरी की नहीं देंगे तो टेबल का बिहेवियर अच्छा नहीं होता। हर टेबल की कोई ना कोई यूनिकनेस आईडी होनी चाहिए। तो इस वजह से सिर्फ हम यहाँ पर एक कॉलम ले लेते हैं, आइटम रेट आईडी के नाम से। उससे फ़ायदा ये होगा कि क्योंकि प्राइमरी की नहीं होगी ना, तो सलीम भाई मसला ये आ सकता है कि क्या नाम है, फिर हमें सर्चिंग करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमने यहाँ पे इसको आइटम रेट आईडी ले ली। अब इसका ताल्लुक़ किसी से नहीं होगा, इस पे हम प्राइमरी की लगा देते हैं। तो फिर ये आईडी इसमें 1 2 3 गिरता रहेगा, टाइमिंग आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें हमने देखें फ़ॉरेन की भी यूज़ कर ली। जब आप फ़ॉरेन की यूज़ करते हैं ना, तो आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये देखें, ये फ़ॉरेन की के लिहाज से ना इस तरह का स्ट्रक्चर आ जाता है, एरो बना हुआ आ जाता है, डिपेंडेंट हो गया। बिल्कुल, जहाँ पर एरो की नोक है इसका मतलब 1 है, इसका रिलेशन बन है ना 1 to many का। क्योंकि मास्टर का 1 रिकॉर्ड और डिटेल में उस मास्टर के 1 रिकॉर्ड के आगे डिटेल में जितने चाहे रिकॉर्ड हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक आइटम खुला है, यहाँ पर आइटम मास्टर में सोप, सेफ गार्ड सोप के नाम से, उसके रेट 10 दफ़ा चेंज हो सकते हैं। तो इस टेबल में, इस वाले टेबल में जो रेट का टेबल है, यहाँ पे 10 दफ़ा रेट आ रहे होंगे, उसके 10 लाइनें आ रही होंगी, यानी 50 भी आ सकती हैं, 1000 भी आ सकती हैं। लेकिन जो मेन टेबल होगा उसमें नहीं होगा ऐसा, इस टेबल में। अच्छा, अब कस्टमर मास्टर बनाना है। अच्छा, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। नीचे चला गया है तो
मैंने इसका नाम सही कर दिया। अब कॉलम पे आ जाते हैं। पूरे नाम नहीं ले रहा मैं, बस कॉलम में शॉर्ट नाम ले रहा हूँ सलीम भाई। जैसे सप्लायर का SUPP ले लिया था, तो इसी तरीके से कस्टमर के लिए CUST ले लिया। ये मेरा कस्टमर का टेबल हो गया, कस्टमर मास्टर का। ये मैंने यहाँ पे प्राइमरी की लगा दी। ये मैंने फ़ौरन की लगा दी यहाँ पे। ये मेरा कस्टमर मास्टर का टेबल हो गया। अच्छा, इसको मैं सेव कर लेता हूँ इससे पहले कि वो गलती से भी बंद हो। यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं।